हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम टू चालाक स्टडी यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सबको पता ही है कि हम लोगों ने सीडीपी का क्लास स्टार्ट कर दिया है। इससे पहले सीडीपी की क्लास हो चुकी है। सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की एक क्लास हो चुकी है और आज हम यहाँ पर उसकी दूसरा क्लास अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी जल्दी से जल्दी इस क्लास के साथ जुड़ जाइए और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें ताकि इसके नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलते रहें और आपकी पढ़ाई में कोई भी अवरोध उत्पन्न ना हो। तो चलिए अपनी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा सीडीपी यानी कि बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट यानी कि विकास का सिद्धांत। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन यानी कि बच्चों के विकास का सिद्धांत। ठीक है, तो इसमें कुछ सिद्धांत के बारे में हम पढ़ेंगे जो बच्चों के विकास को समझने में सहायता करता है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि विकास का सिद्धांत क्या है, यानी बच्चों में विकास के जो सिद्धांत हैं तो उसमें विकास का सिद्धांत का क्या मतलब है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि विकास का सिद्धांत है क्या। तो मनोवैज्ञानिकों ने विकास को कई तरह के अलग अलग भागों में डिवाइड किया है उनके अंतर के आधार पर, ताकि विकास को समझने में मदद मिल सके। एक्चुअली है क्या कि विकास का जो क्षेत्र है वो बहुत ही ब्रॉड है, बहुत ही व्यापक है। तो उसको समझने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने उसको कुछ उसके विशेषताओं के आधार पर, है ना, उसके अंतर के आधार पर उन्हें कई भागों में डिवाइड किया है और उन भागों के आधार पर कई तरह के सिद्धांत डेवलप किए हैं। तो इन्हीं सिद्धांतों को विकास का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। तो यहाँ पर कुछ हम विकास के सिद्धांत यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ते हैं निरंतरता का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। तो ये प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी है क्या। तो स्टूडेंट, निरंतरता का सिद्धांत जो है यह बताता है कि विकास जो है एक निरंतर चलने वाली क्रिया है। कहने का मतलब है कि जो विकास है वो कभी रुकता नहीं है। एक बार जब व्यक्ति का जन्म हो जाता है उससे लेकर के जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक विकास की क्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है, वो कभी रुकती नहीं है। उसकी जो स्पीड है, विकास की स्पीड है या गति है, वो अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग हो सकती है। कभी गति कम हो जाती है, कभी गति अचानक से बढ़ जाती है, लेकिन वो रुकती कभी नहीं है, वो लगातार चलती रहती है। फिर नेक्स्ट है ये गर्भ से कब्र तक चलने वाली क्रिया है और कभी नहीं रुकती। तो जैसा मैंने पहले बताया कि एक बार यानी कि जब किसी इंडिविजुअल का प्रवेश जो है उसकी माँ के गर्भ में हो जाता है, वहाँ से लेकर के उसका विकास धीरे धीरे होता रहता है और जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती, यानी कि जब तक वह अपने कब्र तक नहीं पहुँच जाता, तब तक ये क्रिया, विकास की क्रिया निरंतर चलती रहती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हम सेकेंड जो है प्रिंसिपल पढ़ने वाले हैं सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो जो सामान्य से विशिष्ट की ओर है यानी कि प्रिंसिपल ऑफ प्रीसीडिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, जनरल टू स्पेसिफिक यानी कि सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो यह सिद्धांत ये बताता है कि जब बच्चा छोटा होता है, ठीक है, जब बच्चा छोटा होता है वह छोटे से छोटे काम को पूरी बॉडी से करता है। यानी कि जब छोटा बच्चा किसी भी काम को अपने पूरे बॉडी से करता है, जैसे कि एक छोटा बच्चा जब रोता है तो उसकी पूरी बॉडी ही वाइब्रेट हो जाती है। या फिर अगर किसी छोटी छोटी चीज़ों को या फिर खिलौने को पकड़ता है एक छोटा बच्चा, तो वह अपने पूरे हाथ से पकड़ता है, ठीक है। लेकिन बड़े होने पर वो बच्चा क्या करता है, उस खिलौने को अपने सिर्फ हथेली से पकड़ सकता है या फिर अपनी उंगलियों से बस पकड़ सकता है। यानी कि जैसे अगर किसी बड़े बच्चे को पेन उसके हाथ में अगर हम पकड़ाएंगे तो वह अपनी उंगलियों से उस पेन को पकड़ सकता है। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर का मतलब यही है कि पहले पूरी बॉडी से यानी कि पूरे सामान्य तौर पर किसी काम को करता है और फिर उस काम में अपने उस बॉडी में किसी भी काम को करने के लिए वो स्पेसिफिक हो जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर और दिया गया है कि रोने का काम पूरी बॉडी से करता है ना। पेन को पूरे हाथ से पकड़ता है एक छोटा बच्चा, लेकिन जब वह बड़ा हो जाता है तो अब वह सिर्फ 2 उंगली से किसी पेन को पकड़ सकता है। तो यही सिद्धांत कहलाता है जनरल टू स्पेसिफिक या फिर होल टू पार्ट। तो इस सिद्धांत को क्या कहते हैं, होल टू पार्ट भी कह सकते हैं कि पहले किसी भी काम को पूरे होल वो करता है, पूरे संपूर्ण रूप में, और फिर उस काम को एक पार्ट, अपने शरीर के एक पार्ट से, एक हिस्से से भी कर सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट सिद्धांत जो है वो है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। तो व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो ये क्या है, तो जो व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत है वो हमें ये बताता है कि आनुवांशिकता, जीन्स तथा पर्यावरण के कारण सभी में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। यानी कि हर एक व्यक्ति
अलग होता है, हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग होता है। तो इसका कारण होता है आनुवांशिकता या फिर जीन्स। आनुवांशिकता या जीन्स जो है, जिसके वजह से हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग होता है। इसके अलावा पर्यावरण का भी इसमें प्रभाव होता है, यानी कि अगर एक व्यक्ति इंटेलिजेंट है, ठीक है, और दूसरा व्यक्ति भी इंटेलिजेंट है, लेकिन उनके इंटेलिजेंस में कुछ ना कुछ अंतर जरूर होगा, है ना। उसके अलावा उनके दिखने, उनके सोचने समझने के तरीके, उनके हर तरीके से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है। यहाँ तक कि कोई जुड़वा बच्चा किसी न किसी तरह से एक दूसरे से भिन्न होते हैं। अगर जुड़वा बच्चे हैं, है ना, जुड़वा भाई बहन हैं, तो वो किसी न किसी रूप में या तो वो दिखने में अलग होंगे या फिर किसी न किसी तरीके से वो एक दूसरे से अलग जरूर होंगे। अब है क्रम या क्रमिक विकास का सिद्धांत, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस, यानी क्रम का सिद्धांत, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है कि बालक का विकास एक निश्चित क्रम से ही होगा, ठीक है, बालक का विकास एक निश्चित क्रम से ही होगा। जब कोई बच्चा बड़ा होता है तो एक निश्चित क्रम से ही उसका विकास होता है। जैसे कि वह पहले अपने चारों हाथ पैर में वो चलेगा, उसके बाद फिर अपने घुटनों के बल चलना शुरू करता है, फिर धीरे धीरे वो खड़ा होकर के अपने दो पैरों से किसी चीज़ के सहारे चलना शुरू करता है, उसके बाद ही वो अच्छे से चलना और दौड़ना शुरू करता है। ऐसा नहीं होता कि बच्चा सीधा दौड़ना शुरू कर दे, है ना। तो एक निश्चित क्रम में उसका विकास होता है। फिर है शारीरिक विकास की एक निश्चित क्रम से ही होता है, उसका शरीर का विकास एक निश्चित क्रम से ही होगा। यह विकास सर से शुरू होता है, जैसे कि दूध के दांत पहले टूटते हैं। तो ये जो बालक का एक विकास होता है वो सिर से स्टार्ट होता है, सिर से पैर की ओर जाता है। उसका विकास जो है सिर से पैर यानी ऊपर से नीचे की ओर जाता है, ठीक है। पहले उसके सिर का पार्ट डेवलप होता है, फिर धीरे धीरे उसके जो चेस्ट, उसका जो पेट का हिस्सा है वो डेवलप होगा, उसके हाथ पैर बाद में डेवलप होंगे। फिर है एक ही स्पीसीज में विकास एक समान क्रम में होगा, यानी कि कोई एक स्पीसीज है, जैसे कि मनुष्य है, तो मनुष्य में सभी मनुष्यों में एक ही तरह का विकास देखा जाएगा, एक ही क्रम में विकास देखा जाएगा। अगर किसी दूसरे जानवर को ले लिया जाए, जैसे शेर या चीता, तो पूरे शेर प्रजाति के जितने भी जीव होंगे उनमें सभी में विकास एक निश्चित क्रम में होगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं कि एम्ब्रियो स्टेज में गर्भ भ्रूण की अवस्था में पहले सर विकसित होगा, उसके बाद शरीर के निचले हिस्से विकसित होंगे। तो यहाँ भ्रूण के बारे में बताया गया है कि जब मनुष्य का भ्रूण पेट में जब विकास की स्थिति में होता है तो पहले उसका सर विकसित होता है और बाद में उसका शरीर का निचला हिस्सा विकसित होता है। इसी प्रकार पहले स्पाइनल कॉर्ड यानी कि रीढ़ की हड्डी विकसित होगी, इसके बाद उसका हार्ट या फिर चेस्ट उसका विकसित होगा, है ना। तो ये जो है पहले स्पाइनल कॉर्ड विकसित होता है, मनुष्य का स्पाइनल कॉर्ड पहले विकसित होता है ना। उसके बाद उसके पेरिफेरल यानी उसके चारों ओर की चीज़ें बाद में विकसित होती है। अब है दिशा का सिद्धांत। तो ये दिशा का सिद्धांत क्या है, आइए देखते हैं। सभी बालक में विकास का एक निश्चित पैटर्न या क्रम या फिर दिशा होता है, ठीक है। एक निश्चित दिशा में ही सभी बालकों का विकास होता है। जैसे कि ये क्रमिक पैटर्न दो तरह के होते हैं, पहला सेफेलोकॉर्डल और दूसरा प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो ये दो प्रकार के क्रमिक विकास देखने को मिलते हैं, सेफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो सेफेलोकॉर्डल क्या है, सिरोत्पदोन्मुखी विकास इसको कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि बालक का जो विकास होता है वो सिर से पैर की ओर होता है। जैसे कि मैंने इससे पहले वाले में बताया था, वो इससे जुड़ा हुआ है कि इसका बालक का विकास सिर से लेकर के पैर की दिशा में होता है, यानी कि पहले ऊपर शरीर का ऊपरी हिस्सा विकसित होता है, फिर वो धीरे धीरे नीचे आते जाता है और नीचे का हिस्सा विकसित होने लगता है। उसके बाद आता है प्रॉक्सिमोडिस्टल। अब प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या है, प्रॉक्सिमोडिस्टल यहाँ नीचे भी है प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो देखते हैं कि प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या है। तो ये उसके हिंदी नाम को आप उतना माइंड मत कीजिएगा, आप इंग्लिश नाम से ही इन सभी को याद रखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में हिंदी नाम कई बार चेंज हुए दिखाई देते हैं लेकिन इंग्लिश नाम नहीं चेंज होते हैं, ठीक है। तो आप लोग इंग्लिश नाम में पढ़ने की ज़्यादा कोशिश कीजिएगा। तो नेक्स्ट है प्रॉक्सिमोडिस्टल। अब प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या होता है कि विकास की प्रक्रिया केंद्र से बाहर की ओर होती है। तो जो विकास की प्रक्रिया होती है वो अंदर से लेकर के फिर बाहर की ओर होती है, ठीक ना। पहले बीच वाला हिस्सा विकसित होगा, उसके बाद धीरे धीरे उसके पेरिफेरल, उसके साइड वाले धीरे धीरे बाहर की ओर हिस्से उसके विकसित होते जाते हैं। किसके, मानव शरीर के, यानी मानव ही नहीं हर जीव के शरीर के जो है प्रॉक्सिमोडिस्टल यही होता है। विकास की प्रक्रिया केंद्र से बाहर की ओर होता है। इस क्रम में पहले स्पाइनल कॉर्ड विकसित होता है, उसके बाद बाहर का अंग, बाद में हार्ट और चेस्ट ये सभी विकसित होते हैं। ये होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल, जो मैंने ऊपर बताया आपको कि पहले
बीच का हिस्सा विकसित होता है, उसके बाद उसके आसपास के हिस्से, है ना, बीच का हिस्से यानी स्पाइनल कॉर्ड, उसके बाद उसके चेस्ट वगैरह, है ना, उसके बाहर के हिस्से विकसित होने लगते हैं। अब है एकीकरण का सिद्धांत। तो देखते हैं ये एकीकरण का सिद्धांत क्या है। एकीकरण का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। तो प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है? बाद में अधिगम और विकास की प्रक्रिया में जनरल और स्पेसिफिक पार्ट दोनों एक साथ प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि एकीकरण का सिद्धांत क्या है कि पहले जैसे मैंने बताया कि एक छोटा बच्चा जब छोटा होता है तो वो उसका विकास जनरल टू स्पेसिफिक जाता है, यानी पहले वो किसी भी काम को जनरल रूप में करता है, अपनी पूरी बॉडी से करता है, और बाद में अपने हाथों से या किसी काम को चलने के काम को अपने पैरों से करता है। वो पहले वो चलता भी अपनी पूरी बॉडी से है, चारों हाथ पैर से चलेगा या फिर सो करके घिसट कर चलेगा, लेकिन बाद में वो धीरे धीरे अपने पैरों का यूज़ करते जाता है, यानी कि जनरल से लेकर के वो स्पेसिफिक की ओर जाता है, सिर्फ पैरों से चलने लगता है। उसी तरह किसी चीज़ को पकड़ने के लिए पहले पूरे हाथ का यूज़ करता है, लेकिन बाद में अपनी हथेली से पकड़ता है, उसके बाद अपनी उंगलियों से पकड़ता है। तो ये जो एकीकरण का सिद्धांत है वो क्या है कि बाद में आगे चल करके वो अपने पूरी तरह अपना जनरल और स्पेसिफिक दोनों तरह का यूज़ वो करने लगता है। जैसे कि यहाँ दिया गया है कि साइकिल चलाने में एकीकरण का सिद्धांत काम आता है। अब साइकिल चलाने के लिए बच्चा हर तरह का यूज़ करता है, अपनी पूरी बॉडी का भी यूज़ करता है ना, और अपनी उंगलियों का भी यूज़ करता है। जैसे पैडल मारने के लिए वो अपने पैरों को चलाएगा, है ना, हैंडल संभालने के लिए अपने हाथों का यूज़ करेगा, उसके अलावा ब्रेक वगैरह दबाने के लिए अपने उंगलियों का भी यूज़ करेगा। तो यहाँ जनरल का भी यूज़ हो रहा है और स्पेसिफिक का भी यूज़ हो रहा है। तो ये होता है एकीकरण का सिद्धांत। अब है अंतर संबंध का सिद्धांत। तो ये अंतर संबंध का सिद्धांत क्या है देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ दिया गया कि वृद्धि और विकास विविध क्षेत्रों में जैसे कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आदि क्षेत्रों में आपस में जुड़े होते हैं। तो अंतर संबंध का यही मतलब होता है कि प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, यानी कि हर क्षेत्र का जो विकास है एक दूसरे से आपस में जुड़ा होता है, चाहे वो शारीरिक हो या फिर मानसिक हो या फिर सामाजिक हो। यानी कि बालक का मानसिक विकास उसके शारीरिक विकास से जुड़ा होता है, उसका शारीरिक विकास उसके मानसिक विकास से जुड़ा होता है, और उसका सामाजिक विकास उसके शारीरिक, मानसिक, यानी हर तरह के जो विकास के अलग अलग क्षेत्र हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं। हर तरह का विकास दूसरे वाले विकास पर भी आधारित होता है तथा प्रभावित करता है। यानी कि वही है कि एक दूसरे पर इंटर रिलेट होता है, एक दूसरे से संबंधित होता है और उन्हें प्रभावित भी करता है। इस कारण से यदि कोई बच्चा शारीरिक विकास कमजोर है, अगर किसी बच्चे का शारीरिक विकास कमजोर है तो हो सकता है कि उसका मानसिक और सामाजिक तथा बौद्धिक विकास भी प्रभावित हो। यानी कि अगर कोई बच्चा शारीरिक तौर पर कमजोर है तो उसका मानसिक विकास भी थोड़ा सा उस पर असर जरूर होगा, उसका सामाजिक विकास भी उसी तरह प्रभावित होगा। अब नेक्स्ट है परिपक्वता और अधिगम का सिद्धांत, यानी कि मैच्योरेशन एंड लर्निंग। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। तो इस प्रिंसिपल में ये बताया गया है कि वृद्धि और विकास की प्रक्रिया में परिपक्वता और अधिगम एक महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। तो जो विकास की प्रक्रिया है, ठीक है, जो विकास और वृद्धि की प्रक्रिया है, यानी कि ग्रोथ और डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है उसमें परिपक्वता यानी कि मैच्योरेशन जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है ना, महत्वपूर्ण भूमिका होता है उसका। अगर किसी बच्चे में परिपक्वता यानी कि मैच्योरेशन की कमी है तो वह कुछ सीखने में असमर्थ हो सकता है। ठीक है, यानी कि अगर कोई बच्चा है, अगर वो मैच्योर नहीं हुआ है, किसी काम को करने के लिए मैच्योर नहीं हुआ है, तो वो उस काम को अच्छी तरह से नहीं कर पाएगा। यानी कि अगर कोई बच्चा ज़्यादा ही छोटा है तो वह साइकिल नहीं चला सकेगा, है ना। तो साइकिल चलाने के लिए भी उसे साइकिल चलाने के लिए मैच्योर होना पड़ेगा। तो जब तक वो किसी काम को करने के लिए मैच्योर नहीं हुआ है तो उस काम को वो करने में या तो असमर्थ होगा या फिर ठीक तरह से उस काम को नहीं कर पाएगा। यानी कि जब तक बच्चे की, जैसे यहाँ दिया गया है, जब तक बच्चे की आंख परिपक्व नहीं होगी तो वह किसी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाएगा, वो सीखने में भी असमर्थ होगा। किसी चीज़ को पढ़ने लिखने में, वो एक बहुत छोटा बच्चा पढ़ने और लिखने में भी फोकस नहीं कर पाएगा क्योंकि पढ़ने और लिखने के लिए वो मैच्योर नहीं हुआ है। इसी तरह क्रीपिंग यानी कि सरकना, है ना, ग्रॉलिंग यानी कि रेंगना, वॉकिंग चलना, ये सब के लिए ये सभी परिपक्वता के साथ आते हैं। यानी कि एक बहुत छोटा बच्चा सीधा चल नहीं सकेगा, पहले वह धीरे धीरे सरकना शुरू करेगा, उसके बाद वो चारों हाथ पैर से रेंगने लगेगा, उसके बाद ही वो चलना शुरू करेगा। फिर परिपक्वता, अधिगम
और विकास को लिमिट कर देता है। तो ये परिपक्वता जो है अधिगम यानी कि लर्निंग और विकास यानी कि डेवलपमेंट को लिमिट कर देता है। यानी कि अगर किसी भी काम को करने के लिए कोई परिपक्व नहीं हुआ है, कोई बच्चा परिपक्व नहीं है, मैच्योर नहीं है, तो वो उस लेवल का अधिगम नहीं कर पाएगा और उस लेवल का विकास उसमें नहीं होगा, है ना। तो किसी भी विकास और अधिगम यानी कि लर्निंग के लिए मैच्योर होना बहुत ज़रूरी है। अब नेक्स्ट है आनुवांशिकता और पर्यावरण का संयुक्त उत्पाद का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो ये आनुवांशिकता और पर्यावरण के संयुक्त उत्पाद का सिद्धांत क्या है कि बालक का विकास आनुवांशिकता और पर्यावरण का संयुक्त उत्पाद है। तो यानी कि जॉइंट प्रोडक्ट है। तो बालक का जो विकास होता है यानी कि डेवलपमेंट जो है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का जॉइंट प्रोडक्ट है। यानी कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट ही इंटर रिलेट करके एक दूसरे से अंतर संबंधित होकर के किसी विकास के लिए जिम्मेदार होते हैं। यानी कि किसी बालक की जो आनुवांशिकता है यानी कि हेरिडिटी, उसे अपने माता पिता से जो भी आनुवांशिकता में जो गुण मिले हुए हैं उनके वजह से उनका विकास प्रभावित होगा। अगर अच्छी तरह से, जैसे कि मान लीजिए किसी के पिता बहुत इंटेलिजेंट है तो उनके जो बच्चे होंगे वो भी हेरिडिटी की वजह से उनकी इंटेलिजेंस भी प्रभावित होगी, उनकी इंटेलिजेंस भी अच्छी होगी, ठीक है। तो इसी तरह हेरिडिटी किसी के विकास को प्रभावित करता है, उसी तरह इन्वायरमेंट यानी कि उसका जो पर्यावरण है, उसके विकास का पर्यावरण है, वो भी उसके विकास को प्रभावित करेगा। अगर उसको बहुत अच्छा पर्यावरण मिला हुआ है, उसके घर परिवार में माहौल बहुत अच्छा है, उसके मोहल्ले में माहौल बहुत अच्छा है, वो अच्छी स्कूल में पढ़ता है, तो ये भी उसके विकास को प्रभावित करते हैं। अब नेक्स्ट है कुल विकास का सिद्धांत, ठीक है, टोटल डेवलपमेंट यानी कि प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट। शारीरिक, मानसिक और सामाजिक और सांवेगिक आदि सभी तरह के विकास एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यानी कि जितने भी तरह के विकास हैं वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, चाहे वो शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, सांवेगिक विकास है या फिर सामाजिक विकास है। ये सभी विकास एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने इंटर रिलेट का एक सिद्धांत पढ़ा, तो उसी तरह ये है टोटल डेवलपमेंट का सिद्धांत। वो एक दूसरे, है ना, एक दूसरे से संबंधित होते हैं इंटर रिलेशन में, और टोटल डेवलपमेंट में एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। तो ये दोनों एक तरह है, आप समझ सकते हैं। फिर है स्पाइरल वर्सेस लीनियर डेवलपमेंट का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर डेवलपमेंट। बालक का विकास रेखीय नहीं होता है, रेखीय यानी एक सीधी रेखा में चलने वाला विकास, ठीक है। तो बालक का विकास रेखीय नहीं होता है, स्पाइरल होता है। विकास कुछ पीछे जाता है और फिर वापस आगे आता है, एक स्पाइरल की तरह। तो स्पाइरल क्या होता है? स्पाइरल एक संरचना होती है जो इस तरह होती है। तो बालक का विकास इस तरह होता है ना, एक सीधी रेखा में नहीं चलता बल्कि इस तरह स्पाइरल होता है, यानी कि कुछ पीछे जाता है और फिर से आगे आता है। किसी स्टेज में बालक का विकास कम हो जाता है, एक स्टेज में बालक का विकास कम होगा, लेकिन उसके दूसरे स्टेज में वो फिर तेजी से होने लगेगा। तो बालक का विकास कुछ इस तरह से एक सीधी रेखा में नहीं चलता है। तो स्पाइरल वर्सेस लीनियर डेवलपमेंट का सिद्धांत जो है, आप इसे समझ सकते हैं कि बालक का विकास एक स्टेज में तो कम होता है, फिर दूसरे स्टेज में उसका विकास तेजी से होने लगता है, फिर किसी और स्टेज में विकास फिर से धीमा हो जाता है। तो इस तरह विकास का सिद्धांत चलता है। अब नेक्स्ट है प्रारंभिक विकास के असर का सिद्धांत, यानी कि जो प्रारंभिक विकास के असर का सिद्धांत है उसको कह सकते हैं कि सिग्निफिकेंस ऑफ अर्ली डेवलपमेंट, यानी कि जो बालक का अर्ली डेवलपमेंट होता है, जो प्रारंभिक विकास होता है ना, बालक का जो प्रारंभिक विकास होता है उसे बचपन में किस तरह से उसका एक्सपीरियंसेस हुआ है ना, बहुत छोटे उम्र में उसके एक्सपीरियंसेस किस तरह से हुए हैं, उसका माहौल, उसके आसपास का, उसके परिवार का माहौल क्या था, उसे किस तरह से एक्सरसाइज दिया गया है, उसकी कसरत किस तरह से कराई गई है, उसे किस तरह से पोषण प्रोवाइड किया गया है। तो उन सभी का प्रभाव उसके आगे के विकास में मदद करता है, उन सभी का प्रभाव उसके आगे के विकास में पड़ता है। उसके आगे आने वाले समय में जो भी उसके विकास होने की जो भी स्थिति होगी उस पर उसका प्रभाव पड़ेगा। अगर न्यूट्रिशन अच्छा मिलेगा तो उसका विकास अच्छा होगा, है ना। इसके अलावा अगर माहौल ख़राब मिलेगा, न्यूट्रिशन ख़राब मिलेगा, तो उसका विकास इससे प्रभावित हो सकता है, ठीक है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं, इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स जो हैं डेवलपमेंट के, है ना। तो इस तरह हम लोगों ने आज कुछ डेवलपमेंट के इंपॉर्टेंट थ्योरीज़ को यहाँ पर डिस्कस किया है। तो आज की क्लास बस यहीं समाप्त होती है। और जैसा कि
मैंने कहा कि आप इस क्लास से रेगुलर जुड़ करके अपने तैयारी को बहुत अच्छा कर सकते हैं। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो भी अपने बेसिक यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं और जो पहले से पढ़ रहे स्टूडेंट हैं वो भी अपना रिवीजन यहाँ पर कर सकते हैं। तो अगर ये सेशन पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के क्लास में बस इतना ही। अब मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।